हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम काव्य शास्त्र में जो प्रमुख भारतीय काव्य शास्त्र हैं उनके जो प्रमुख आचार्य हैं उनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं उन सभी को एक जगह एक ही वीडियो में हम देख लेंगे। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको आप अच्छे से याद करिए। एग्जाम में यहाँ से एक से दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो चलिए जल्दी से समय बर्बाद नहीं करते हैं और अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पहले आचार्य हैं हमारे भरत मुनि। कौन से हैं? भरत मुनि। भरत मुनि के बारे में सभी लोग जानते हैं क्योंकि इन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, बहुत ही जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जिसे पंचम वेद भी कहा था। क्या कहता है? पंचम वेद, यहाँ लिखा हुआ। उसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। इस नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और 6 सहस्त्र मतलब 6000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 6000। ये 6000 श्लोक हैं, इसे लिखा है 6 सहस्त्र श्लोक हैं। भरत मुनि द्वारा इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। इसमें है क्या? इसमें काव्य का विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया गया है। भारतीय काव्य शास्त्र का ये प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। यदि क्वेश्चन, ये तो सभी लोग कर लेंगे कि नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? भरत मुनि का है। लेकिन अगर ये पूछ जाए कि भारतीय काव्य शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो कौन सा है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही है। और इनका जो समय था वो क्या था? दूसरी सदी ईसा पूर्व था, उसी से दूसरी सदी के मध्य तक था। और फिर से आप इसको रिपीट कर लीजिए। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं, 6000 श्लोक हैं, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। और इसमें काव्य का विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया गया है। और भारतीय काव्य शास्त्र का ये प्रथम उपलब्ध ग्रंथ भी है। अब हमारे अगले आचार्य हैं भामा, जो कि अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकार संप्रदाय के जनक भी हैं। कौन? भामा। इनका काल क्या था? 6ठी शताब्दी का मध्य था, यानी इनका काल क्या है? छठे। भामा छ, भामा का समय क्या है? 6ठी शताब्दी। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? काव्यालंकार। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि काव्यालंकार किसका ग्रंथ है, तो किसका है? भामा का। भामा कैसे आचार्य हैं? तो ये अलंकारवादी आचार्य हैं। और इनकी रचना क्या नाम है? काव्यालंकार, जिसमें क्या है? 6 परिच्छेद हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगले आचार्य हैं हमारे दंडी। ये भी एक अलंकारवादी आचार्य हैं। इनका समय 7वीं सदी का उत्तरार्ध है। इनकी 2 रचनाएं हैं। कौन? काव्यादर्श, आपसे कई बार कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है, जिसमें 3 परिच्छेद हैं और 660 श्लोक हैं। और दूसरी इनकी रचना है जो गद्य काव्य है, उसमें क्या है? 10 कुमार चरित एवं अवंती सुंदरी। कौन कौन सी है? 10 कुमार चरित एवं अवंती सुंदरी। ये रचनाएं भी किसकी हैं? दंडी की हैं। अगले हमारे आचार्य हैं वामन। इनको प्रथम सौंदर्यवादी आचार्य भी कहा जाता है। किसको? वामन को। इसका समय क्या है? 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य है। इनकी रचना क्या नाम है? इनकी रचना का नाम है काव्यालंकार श्रुतवृत्ति। काव्यालंकार श्रुतवृत्ति किसकी रचना है? ये वामन की है, जो कि प्रथम सौंदर्यवादी आचार्य माने जाते हैं। और काव्यालंकार श्रुतवृत्ति का विशेषता क्या है? इसमें 5 अधिकरण हैं और 319 सूत्र हैं और सूत्र शैली में ये लिखा गया है। कौन? काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। अगर ऐसे पूछ दे काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, तो आप सभी लोग बता दें कि ये वामन का ग्रंथ है। अगर इसकी विशेषता पूछ दें कि इसमें कितने अधिकरण है, तो 5 हैं। कितने सूत्र हैं, तो 319 सूत्र हैं। और सूत्र शैली में रचित ये प्रथम ग्रंथ है। अगले आचार्य हैं हमारे उद्भट, जिनका समय है 9वीं शताब्दी। और इनकी रचना क्या नाम है? काव्यालंकार सार संग्रह। काव्यालंकार सार संग्रह किसकी रचना है? उद्भट की। ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगले आचार्य हैं हमारे रुद्रट, जो कि अलंकारवाद के प्रतिनिधि आचार्य होते हुए भी रस सिद्धांत के प्रबल पोषक हैं। मतलब पूछेगा, रसवादी आचार्य हैं। रुद्रट कैसे आचार्य हैं? तो र से रुद्रट, र से रसवादी, तो रसवादी आचार्य हैं। इनका समय क्या है? 825 ईस्वी के आसपास है। इनकी रचना क्या नाम है? काव्यालंकार। काव्यालंकार देखिए, एक काव्यालंकार किसका है? भामा का भी है, जो कि अलंकार संप्रदाय के हैं। लेकिन रुद्रट जो कि रस संप्रदाय के हैं, इनकी रचना भी काव्यालंकार है। इसमें क्या है? 16 अध्याय हैं और 748 पद हैं। यदि क्वेश्चन ये पूछे कि काव्यालंकार में जिसमें 6 परिच्छेद हैं, उसके रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर होगा भामा। यदि पूछे काव्यालंकार जिसमें 16 अध्याय हैं, 748 पद हैं, किसकी रचना है, तो वो है रुद्रट की। भामा क्या है? अलंकारवादी, जबकि रुद्रट क्या है? रसवादी। अगले आचार्य हैं हमारे शंकुक। इनका समय क्या है? 9वीं शताब्दी। इनकी रचनाएं क्या है?
भावनाभ्युदय और नाट्य शास्त्र की टीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र की टीका, क्योंकि नाट्य शास्त्र तो भरत मुनि का है, लेकिन नाट्य शास्त्र की टीका किसका है, तो ये है शंकुक का। अगले कवि है हमारे आनंद वर्धन। आनंद वर्धन का समय क्या है, 9वीं शताब्दी का मध्यकाल। इनकी रचना का नाम है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक किसका है, आनंद वर्धन का। इसमें है क्या, इसमें प्राचीन हस्तलेखों में इसका नाम क्या रखा था है, सहृदयालोक। ध्वन्यालोक का प्राचीन ग्रंथों में नाम क्या मिलता है, सहृदयालोक मिलता है। इसमें 4 उद्धृत या अध्याय हैं। अगला है अगले आचार्य हैं राजशेखर, जिनका समय क्या है 8वीं से 9वीं शताब्दी। इनकी रचना क्या है, काव्य मीमांसा। अगर क्वेश्चन ये पूछे काव्य मीमांसा किसकी रचना है, तो राजशेखर की। इनका समय क्या है, तो 9वीं से 10वीं शताब्दी। अगले हमारे आचार्य हैं मुकुल भट्ट। इनका समय क्या है, 9वीं से 10वीं शताब्दी है। और उनकी रचना क्या है, अभिधावृत्ति मातृका। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा अभिधावृत्ति मातृका किसकी रचना है, तो आपका उत्तर क्या होगा, मुकुल भट्ट की है। ये एकमात्र अभिधा शब्द शक्ति को ही शब्द का व्यापार मानकर इसके 10 भेद किए हैं। अब क्वेश्चन ये पूछेगा किस आचार्य ने शब्द की केवल एक शक्ति माने। शब्द कितनी शक्तियां होती हैं, 3 होती हैं, लेकिन मुकुल भट्ट ने कितनी मानी है, मुकुल भट्ट ने केवल एक मानी है। और उसी को अभिधा शब्द शक्ति को इस शब्द का आधार मानकर उसी अभिधा शब्द शक्ति कितने भेद कर दिए हैं, 10 भेद कर दिए हैं। अगला है हमारा, अगले हैं हमारे कौन, भट्ट लोलट। इनका समय क्या था, 8वीं सदी। इन्होंने भी नाट्य शास्त्र की टीका लिखी। और किसने लिखी है, एक शंकुक ने भी नाट्य शास्त्र की टीका लिखी है, और भट्ट लोलट ने भी नाट्य शास्त्र की टीका लिखी है। अगला देखिए, अगले आचार्य है हमारे भट्ट नायक, जिनका समय क्या था, 9वीं से 10वीं शताब्दी। और इनकी एक रचना है क्या, हृदय दर्पण। वो क्या है, उपलब्ध नहीं है, बल्कि अनुपलब्ध है, वो उपलब्ध नहीं है। अगर क्वेश्चन ये पूछे हृदय दर्पण किसकी रचना है, तो भट्ट नायक की। अब वो उपलब्ध है या अनुपलब्ध, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, अनुपलब्ध, ये आपको ध्यान रखना है। अगले हमारे आचार्य हैं भट्ट भट्ट तौत। इनका समय क्या है, 10वीं सदी। और उनकी रचना क्या है, काव्य कौतुक। अगले हमारे आचार्य हैं धनंजय, जिनका समय क्या है, 10वीं सदी। इनकी एक रचना है 10 रूपक। आगे हम लोग देखा 10 रूपक किसकी है, दंडी की भी है। 10 रूपक दंडी की भी है, लेकिन 10 कुमार चरित दंडी की है, लेकिन 10 रूपक जैसे ही कहेगा वो किसकी है, धनंजय की। इसमें ध्यान क्या देना है आपको, इसमें 4 प्रकाश हैं और 300 कारिकाएं हैं। ये नाट्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। कौन सा, धनंजय का 10 रूपक। अगले हमारे आचार्य हैं कुंतक, जिनका समय क्या है, 10वीं से 11वीं सदी। और उनकी एक रचना है, इसका नाम है क्या, वक्रोति जीवितम। तो वक्रोति जीवितम किसकी रचना है, तो आचार्य कुंतक की है। इसमें 4 उन्मेष या 4 अध्याय, मतलब इनके अध्याय क्या कहा गया है, उन्मेष कहा गया है। तो चलिए, आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अब हमारे अगले आचार्य कौन से हैं, अगले आचार्य हैं हमारे अभिनव गुप्त। कौन से हैं, अभिनव गुप्त। इन्होंने नाट्यालोचन एवं दर्शन के अप्रतिम ये आचार्य हैं। कौन, अभिनव गुप्त। इनका समय क्या है, 10वीं से 11वीं शताब्दी है। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो बहुत ही प्रसिद्ध जो रचना ध्वन्यालोक लोचन है, जो कि ध्वन्यालोक पर टीका लिखी गई है। अगला है आपका तंत्रलोक, तंत्रसार, बोध पंचदर्शिका। और कौन है, अभिनव भारती। ये भी इनके नाट्यशास्त्र की टीका है, इन्होंने भी नाट्यशास्त्र की टीका लिखी हुई है। अगले हमारे आचार्य हैं भोजराज, जिनका समय क्या है, 11वीं सदी का पूर्वार्ध है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश ये किसकी रचनाएं हैं, ये भोजराज की रचनाएं हैं। अगले हमारे हैं महिम भट्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में कि ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। कौन, महिम भट्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे निम्नलिखित में से ध्वनि विरोधी आचार्य हैं, तो आप महिम भट्ट को ध्यान जरूर रखिएगा। जिनका समय क्या है, 11वीं सदी का मध्यकाल है। इनकी रचना क्या नाम है, व्यक्ति विवेक। इसमें की 3 अध्याय हैं। अगले कवि हैं अगले आचार्य हैं हमारे क्षेमेंद्र, जिनका समय क्या है, 11वीं सदी का उत्तरार्ध। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की है, देखिए। औचित्य विचार चर्चा, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका से पहले, वो किसकी रचना है, तो क्षेमेंद्र की है। कवि कंठाभरण किसकी रचना है, वो भी क्षेमेंद्र की है। दशावतार चरित्र किसकी है, वो भी क्षेमेंद्र की है। सूत्र वृत्त तिलक किसकी है, ये भी क्षेमेंद्र जी की है। अगले हमारे आचार्य हैं मम्मट, जो कि ध्वनि प्रस्थापक
परम आचार्य हैं, मतलब ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। ध्वनिवादी आचार्य मम्मट है और ध्वनि विरोधी कौन है? महिम भट्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि ध्वनिवादी आचार्य पूछे तो मम्मट, ध्वनि विरोधी पूछे तो महिम भट्ट। इनका समय भी क्या है? 11वीं सदी का उत्तरार्ध है। इनकी रचनाएं क्या है? इनकी रचना का नाम है काव्य प्रकाश, जिसमें कि इनकी रचना का क्या नाम है? काव्य प्रकाश, जिसमें कि 10 उल्लास यानी 10 अध्याय। इसमें अध्याय क्या कहा गया है? उल्लास कहा गया है। इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगले हमारे आचार्य है कौन है? वांग भट्ट, जिनका के समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध है। वांग भट्टालंकार इनकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है हेमचंद, ठीक है। इनका समय क्या है? 1088 से 1172 के मध्य है। काव्यानुशासन इनकी रचना का क्या है? नाम है। अगले अगले हैं हमारे आचार्य रामचंद्र गुणचंद, जिनका समय क्या है? 12वीं सदी का पूर्वार्ध है। इनकी एक रचना है नाट्य दर्पण। अगले हमारे राजानक रुय्यक, रुय्यक भी क्या है? ध्वनिवादी हैं। और कौन ध्वनिवादी है? मम्मट भी ध्वनिवादी। रुय्यक और मम्मट क्या है? ध्वनिवादी हैं। ये आपको यह ध्यान रखना है। इनका समय क्या है? 12वीं सदी का मध्यकाल। इनकी रचना क्या नाम है? अलंकार सर्वस्व, व्यक्ति विवेक विचार। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये रुय्यक की रचनाएं हैं। अगले हमारे इंपॉर्टेंट कौन है? जयदेव। जयदेव क्या है? अलंकार वादी आचार्य हैं। इनका समय क्या है? 1200 ईस्वी के आसपास है। इनकी रचना क्या है? चंद्रलोक, जिसमें 10 मयूख यानी 10 अध्याय हैं। इसमें चंद्रालोक में किसकी रचना? जयदेव की। और इसमें अध्याय क्या कहा गया है? मयूख कहा गया है, जिसमें 294 श्लोक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है जयदेव की, चंद्रालोक। अगले हमारे आचार्य हैं विद्याधर, ये भी ध्वनिवादी आचार्य हैं। इनका समय 13-14वीं सदी है। इनकी एक ही रचना है एकावली। अगले हमारे आचार्य हैं भानुदत्त मिश्र, जिनका समय क्या है? 13वीं से 14वीं शताब्दी है। रस मंजरी और एक रस तरंगिनी। रस मंजरी, रस तरंगिनी किसकी रचनाएं हैं? भानुदत्त मिश्र की रचनाएं हैं। रस मंजरी में क्या है? नायक नायिका भेद से संबंधित ये ग्रंथ है। और रस तरंगिनी क्या है? जैसे इसमें रस खुद ही आ गया, मतलब ये रस से संबंधित ग्रंथ है। अगले हमारे आचार्य हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ भी कैसे आचार्य हैं? रसवादी आचार्य हैं। जबकि जयदेव क्या है? अलंकारवादी। विद्याधर क्या है? ध्वनिवादी। ये आपको रुय्यक क्या है? ये भी ध्वनिवादी है। और महिम भट्ट क्या है? ध्वनि विरोधी है। और विश्वनाथ क्या है? रसवादी है। आपको ये सब ध्यान रखना है। इनका समय भी 14वीं शताब्दी है। और साहित्य दर्पण बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। किसका है? विश्वनाथ का, जिसमें अध्यायों का नाम क्या कहा गया? परिच्छेद, यानी इसमें 10 परिच्छेद यानी 10 अध्याय हैं। अगले हमारे आचार्य हैं केशव मिश्र, जिनका समय क्या है? 16वीं शताब्दी। और इनका रचना का नाम क्या है? अलंकार शेखर। अगले हमारे आचार्य हैं अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित ये भी एक अलंकारवादी आचार्य हैं। इनका समय 1551 से 1623 ईस्वी के मध्य है। अब इनकी रचनाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कौन है? वृत्ति वार्तिक शब्द शक्ति विषय रचना है इनका। वृत्ति वार्तिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। अभय दीक्षित जी, जो कि क्या है? अलंकारवादी आचार्य हैं। इनकी पहली रचना क्या है? वृत्ति वार्तिक, जो कि शब्द शक्ति संबंधित ग्रंथ है। दूसरा चित्र मीमांसा, मतलब अलंकार संबंधित ग्रंथ है। तीसरा है कुवलयानंद, ये भी अलंकार विषय ग्रंथ है, जिसमें कितने अलंकार हैं? 125 अलंकार। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है पंडित जगन्नाथ, जो कि ध्वनि के समर्थक अंतिम आचार्य हैं। ध्वनि विरोधी कौन है? महिम भट्ट। ध्वनिवादी कौन कौन से हैं? तो मम्मट हैं। और कौन है? रुय्यक है। ये सब क्या है? विद्याधर क्या है? ये क्या है? ध्वनिवादी आचार्य हैं। ये भी पंडित जगन्नाथ जी के बारे में पूछा जाएगा तो ये अंतिम ध्वनिवादी समर्थक आचार्य हैं। इनका समय क्या है? 17वीं सदी का मध्यकाल है। और रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। इन सभी रचनाओं को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये हर एग्जाम में किसी न किसी तरह घूम फिर कर पूछी ही जाती हैं। इस केवल कितने मिनट की वीडियो? 14 मिनट की वीडियो देखने से यदि आप इसको बार बार देखिए, आप सभी प्रश्नों को, उत्तरों को याद कर लें। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।